कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियाँ। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी है खोई चिट्ठी। थनप्पा अपनी बीट के तहत विनायक मुदली स्ट्रीट और उसके साथ की 4 अन्य सड़कों का इलाका कवर करता था। इस पूरे इलाके की डाक बांटकर हेड ऑफिस लौटने में उसे करीब 6 घंटे लग जाते थे। मार्केट रोड पर हेड ऑफिस था। वो जिन लोगों की चिट्ठियां ले जाता था उनकी अच्छी बुरी खबरों के साथ घुल मिल भी जाया करता था। उनकी खुशी और गम को महसूस कर पाता था। ऐसे ही कबीर स्ट्रीट के 13 नंबर मकान में एक व्यक्ति रहता था। वो रोज मकान से बाहर सड़क तक आ जाता था। हमेशा थनप्पा से पूछता, मेरे लिए कोई चिट्ठी तो नहीं आई है। सालों से वो ऐसा ही कर रहा था। थनप्पा उसे तब से देख रहा है जब से वो जवान था। अब अधेड़ हो गया लेकिन आदत नहीं बदली। थनप्पा के आने का वक्त होने से पहले ही घर के बाहर पट्टी पर आकर बैठ जाता। उसे देखकर थनप्पा को कहना पड़ता, आज भी कुछ नहीं आया, कोई इनाम भी नहीं। रोज का ये सिलसिला था। दरअसल वो व्यक्ति रोज अखबारों में छपने वाली क्रॉसवर्ड की पहेलियां हल किया करता था। उन पर इनाम मिला करता था और उससे उम्मीद थी कि एक न एक दिन वो इनाम जरूर जीतेगा। लेकिन थनप्पा उसे रोज इनाम न मिलने की खबर देता था और थोड़ी दिलासा भी। दिल छोटा मत कीजिए, कोशिश करते रहिए, इतना कहकर वो आगे बढ़ जाता। दूसरे को संदेशा देता, इस महीने आपका ब्याज किसी वजह से अटक गया है, लेकिन चिंता मत कीजिए, जल्दी ही मिल जाएगा। फिर अगले घर में पहुंचता, मैडम हैदराबाद से आपके बेटे की फिर चिट्ठी आई है, अभी कितने बच्चे हैं उसके। अगले दरवाजे पर पहुंचता तो उल्हाना देता, मुझे पता ही नहीं चला कि तुमने मद्रास की इस नौकरी के लिए कब अर्जी भेज दी। तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। खैर कोई बात नहीं, अब जब मैं तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर लेकर आऊंगा ना, तो तुम्हें मुझे नारियल की मिठाई खिलानी पड़ेगी। इसी तरह सिलसिला आगे बढ़ता रहता। थनप्पा हर घर में रुकता, कहीं कहीं तो आधे घंटे तक भी। जिस घर में उसे मनी ऑर्डर डिलीवर करना होता वहां तो जरूर। ऐसे किसी घर से वो तब तक नहीं हटता था जब तक कि पूरा अंदाजा न कर ले कि पैसा कहां और कैसे खर्च किया जाने वाला है। इसी तरह कभी जब बहुत गर्मी होती तो वो उस दिन किसी न किसी के घर पर गिलास भर छाछ की फरमाइश करने से भी नहीं झिझकता था। फिर वही तसल्ली से बैठकर पीता, इसके बाद ही आगे निकलता। लेकिन कोई उसकी बातों का बुरा नहीं मानता था, बल्कि सभी उसे पसंद करते थे। उन सबकी उम्मीदों अरमानों का जीता जागता पार्सल जो था, उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा। लेकिन इन सभी में खुद थनप्पा एक घर से कुछ ज्यादा ही जुड़ा हुआ था। विनायक मुदली स्ट्रीट का मकान नंबर 10, जहां रामानुजम रहते थे। वे रेवेन्यू डिवीजन ऑफिस के सीनियर क्लर्क थे। थनप्पा उनके यहाँ करीब एक पीढ़ी से डाक डाल रहा था। कई साल पहले उसकी उनसे जान पहचान हुई थी। रामानुजम की पत्नी गांव में रह रही थी। उस रोज रामानुजम के लिए कोई कार्ड आया था। डाक छाटने की टेबल पर ही उसकी नजर उस कार्ड पर पड़ गई थी। लिहाजा जैसे ही छटाई का काम खत्म हुआ, वो सीधा रामानुजम के घर की ओर चल पड़ा। हालांकि उनके घर से पहले 150 मकान और थे जहां उसे डाक बांटनी थी, लेकिन उसने उन सबको बाद के लिए छोड़ दिया। उसे तो जल्दी थी रामानुजम के घर पहुंचने की। जैसे ही वो वहां पहुंचा, दरवाजा खटखटाकर जोर की आवाज लगाई, पोस्टमैन सर, पोस्टमैन। रामानुजम ने दरवाजा खोला ही था कि वो फिर बोल पड़ा, सर पहले मेरा मुंह मीठा कराइए, उसके बाद मैं आपको ये कार्ड दूंगा। भगवान ने आपकी इतने सालों की प्रार्थना सुन ली। आप पिता बन गए हैं, लेकिन अब आप शिकायत मत करने लगिए कि ये तो बेटी हुई है। बेटियां भगवान का वरदान होती हैं, पता है ना। कामाक्षी कितना प्यारा नाम है, कामाक्षी। सालों बाद थनप्पा लंबी व खूबसूरत लड़की से मुखातिब था। जल्दी से अपनी तस्वीर खिंचवा लो। लो ये तो शर्मा गई। अरे तुम्हारे नाना जी का कार्ड आया है, उन्होंने तुम्हारी तस्वीर मंगाई है। आखिर उन्हें तुम्हारी तस्वीर क्यों चाहिए? शादी वादी का मामला तो नहीं। आजकल कामाक्षी के नाना जी कुछ ज्यादा ही जल्दी जल्दी चिट्ठियां लिखने लगे हैं, है ना सर? उसने सामने से आते हुए रामानुजम को चिट्ठी थमाते हुए कहा। रामानुजम ने जब तक लिफाफा खोलकर चिट्ठी पढ़ नहीं ली, वो वहीं चुपचाप खड़ा इंतजार करता रहा।
उसे जानने की उत्सुकता थी कि आखिर चिट्ठी में लिखा क्या है। पत्र पढ़कर रामानुजम के चेहरे पर कुछ चिंता की लकीरें देख उससे रहा नहीं गया। तुरंत पूछ बैठा, सब ठीक तो है ना सर? अब वो बरामदे के खंबे के साथ टिक कर खड़ा हो गया था। जो चिट्ठियां बटी नहीं थी, उनका बंडल उसकी कांख में दबा हुआ था। वो बेसब्री से रामानुजम के जवाब का इंतजार कर रहा था कि तभी उन्होंने बताया, मेरे ससुर जी को लगता है कि मुझे अपनी बेटी की शादी की फिक्र नहीं है और उसके लिए लड़का ढूंढने में तेजी नहीं दिखा रहा हूँ। इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से भी एक दो जगह कोशिश की है, हालांकि वे भी सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि मैं इस दिशा में कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। बुजुर्ग लोगों की भी अपनी ही परेशानी होती है, थनप्पा ने बीच में अपनी तरफ से जोड़ा। रामानुजम आगे बताने लगे, परेशानी ये है कि कामाक्षी के नाना जी ने उसकी शादी के लिए अपनी तरफ से 5,000 रुपए जमा कर रखे हैं। वे चाहते हैं कि मैं उसके लिए जल्द से जल्द अच्छा लड़का ढूंढकर उसकी शादी कर दूं। लेकिन पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं, थनप्पा ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा, जब तक सही वक्त नहीं आता कोई भी कोशिश सफल हो ही नहीं सकती। इस तरह दिन गुजरते गए। थनप्पा आए दिन चिट्ठी लाता और इंतजार करता कि कोई खुशखबरी अब मिले कि तब। लेकिन रामानुजम की ओर से कुछ और ही जवाब मिलते। फिर वही पुरानी थनप्पा, कुंडली नहीं मिली। वे बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। उन्हें लड़की का चेहरा मोहरा पसंद नहीं आया। चेहरा मोहरा पसंद नहीं आया? थनप्पा ने तमक कर पूछा, अरे राजकुमारी जैसी दिखती है। बिटिया, अंधा ही होगा जिसे वो पसंद नहीं आई। शादियों का ये सीजन भी खत्म होने वाला था। सिर्फ 3 मुहूर्त बाकी थे। आखिरी मुहूर्त 20 मई का था। इधर लड़की भी कुछ दिनों में 17 की पूरी होने वाली थी। उसके नाना की तरफ से आने वाली चिट्ठियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। रामानुजम अपनी तरफ से चौतरफा कवायद कर चुके थे, लेकिन नतीजा नहीं निकल रहा था। वे निराश हो गए थे और खुद को असहाय महसूस करने लगे थे। एक दिन थनप्पा से कहने लगे, ऐसा लगता है कि मेरे नसीब में दामाद का सुख लिखा ही नहीं है। थनप्पा ने उन्हें ढढ़ास बताते हुए कहा, ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए, भगवान की जब इच्छा होगी। कहते कहते वो कुछ देर के लिए रुक गया। फिर जैसे कुछ याद करते हुए बोला, एक लड़का है सर, दिल्ली में नौकरी करता है, महीने में 200 रुपए तनख्वाह है। मुकंद नाम है उसका। वो टेम्पल स्ट्रीट है ना, वहीं उसका घर है। मेरे ख्याल से आपकी ही बिरादरी का है। क्या वाकई? उस लड़के की शादी की बात महीनों से चल रही है। दोनों तरफ से सैकड़ों चिट्ठियां लिखी जा चुकी हैं, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बात अब तक बनी नहीं। शायद पैसे को लेकर कोई मामला फंसा हुआ है। उन्होंने पिछली चिट्ठी पोस्ट कार्ड पर लिखी थी, बहुत गुस्से में लिखी गई थी शायद। मुझे लगता है पोस्ट कार्ड पर चिट्ठी लिख भेजना भी किसी को बेइज्जत करने का जरिया हो सकता है, खासकर पिक्चर पोस्ट कार्ड पर तो। और 2 साल पहले जब रजप्पा अमेरिका गया था ना, तो वो हर हफ्ते अपने बेटे को पिक्चर पोस्ट कार्ड पर ही चिट्ठी लिखकर भेजता था। बात करते करते वो विषय से भटक गया था, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ वो फिर विषय पर लौट आया। कहने लगा, मैं मुकंद से उसकी कुंडली मांग लूंगा, देखते हैं क्या होता है। अगले दिन वो कुंडली ले आया और रामानुजम को बताया, लड़के के माता पिता भी अभी दिल्ली में हैं, आप उन्हें तुरंत चिट्ठी लिख भेजिए। नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। रामानुजम और उनके परिवार को उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही थी। मुझे अभी 100 चिट्ठियां बांटनी है, लेकिन मैं पहले यहाँ आया क्योंकि इस पर दिल्ली की मोहर लगी हुई है। आप इसे खोलिए और बताइए उन्होंने क्या लिखा है। उस रोज थनप्पा ने आते ही रामानुजम को चिट्ठी पकड़ाते हुए कहा था। रामानुजम ने जैसे ही चिट्ठी खोली तो वो बोल पड़ा, कितने अच्छे लोग हैं। तुरंत जवाब भेज दिया। आखिर उन्हें हमारी बिटिया की तस्वीर पसंद आ गई, और आएगी भी कैसे नहीं। रोज एक चिट्ठी आ रही है। लगता है जैसे ही कामाक्षी बिटिया की शादी होगी, मुझे आराम करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। एक दिन उसकी आवाज में उम्मीद दिखती तो दूसरे दिन चिंता। आप लोग अब तक बात ही कर रहे हैं। लग तो रहा था कि बात कल ही पूरी हो जाएगी। भगवान जाने कितनी और मुश्किलें अभी हमें पार करनी पड़ेंगी। तस्वीर पसंद आने भर से कुछ होता ही नहीं है। परिवार में उस दिन किसी अहम मसले पर चर्चा हो रही थी। रामानुजम को लड़के वालों से मिलने के लिए मद्रास जाना था।
वे साथ में बेटी को भी ले जाना चाहते थे। लड़का और उसके माता पिता एक दिन के लिए दिल्ली से आ रहे थे। रामानुजम, उनकी माँ और पत्नी बातचीत में मशगूल थे। तीनों अपने अलग अलग विचार रख रहे थे। हालांकि स्पष्टता किसी के विचार में नहीं थी। पूरे शहर के लोग हम पर हंसेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि हम अपनी बेटी को यहाँ वहाँ दिखाते फिर रहे हैं। रामानुजम की पत्नी ने कहा, क्या अजीब तर्क है। अगर तुम इस बेकार की दकियानूसी सोच में उलझी रहोगी तो हम कभी शादी की बातचीत के नतीजे तक नहीं पहुंच पाएंगे। रामानुजम कह रहे थे, यह हमारा फर्ज है कि जरूरत पड़े तो हम बेटी को दिल्ली भी लेकर जाएं। इस पर उनकी पत्नी ने कहा, अगर आपको इसी से खुशी मिलती है तो फिर कीजिए, जो मन में आए। मुझसे सलाह लेने की क्या जरूरत है। बातचीत बहस में बदल चुकी थी और कोई नतीजा निकलते हुए नहीं दिख रहा था। तभी आदत के मुताबिक थनप्पा वहां आ पहुंचा। इन दिनों काम खत्म करके रोज ही आ जाता था। आज आया तो वो भी चर्चा में शामिल हो गया। कहने लगा, मैं तीसरा पक्ष हूँ, मेरी बात भी सुन लीजिए। आप प्लीज ट्रेन पकड़कर तुरंत मद्रास चले जाइए। 1 साल से आप लोग लड़के वालों से चिट्ठियों के जरिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो काम इस तरह से अब तक नहीं हो पाया वो आमने सामने की 1 घंटे की मीटिंग में हो जाएगा। मद्रास से चिट्ठी आई है मैडम, मुझे पूरा यकीन है कि ये आपके पति ने ही भेजी होगी। क्या खबर है? रामानुजम की पत्नी को थनप्पा ने पत्र थमाते हुए पूछा था। वे पत्र खोलकर अभी पढ़ ही रही थी कि वो बोला, आज मेरे हाथ में कुछ रजिस्टर्ड डाक है, मैं उसे बांट कर आता हूँ। वादे के मुताबिक वो जल्दी ही लौट आया और आते ही सवाल दाग दिया, क्या उनकी मुलाकात हो गई? हाँ, कामाक्षी के पिता ने लिखा है कि उन्होंने लड़की को देख लिया है और उनकी बातचीत से लग रहा है कि वे लोग तैयार हैं। रामानुजम की पत्नी ने बताया, वाह क्या खुशखबरी है, मैं आज रात ही जाकर अपने विनायक को नारियल चढ़ाऊंगा। लेकिन रामानुजम की पत्नी ने खुशी और चिंता के मिले जुले स्वर में कहा, एक दिक्कत है, हमें लग ही रहा था कि वे शादी अगले मई के महीने में करना चाहते हैं। लड़के वालों का कहना है कि शादी होनी है तो 20 मई को ही होनी चाहिए, नहीं तो फिर 3 साल के लिए टल जाएगी। लड़के को कहीं ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। अपने बुजुर्ग अपनी बात के पक्के हैं। थनप्पा ने रामानुजम के हाथ में उस दिन एक लिफाफा पकड़ाते हुए कहा था, उसमें बीमा की रकम से संबंधित कागज था। उसके बारे में थनप्पा ने ही बताया। उन्होंने पूरे पैसे भेज दिए हैं। अब आप पैसे की कमी की शिकायत नहीं कर सकते। तैयारियां कीजिए। मुझे बेहद खुशी है कि शादी के लिए उन्होंने भी मंजूरी दे दी है। वैसे भी हमें उनके पैसों से ज्यादा उनके आशीर्वाद की जरूरत है। उम्मीद है उन्होंने अपना आशीष भी भेजा ही होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, रामानुजम ने कहा, मेरे ससुर जी इस शादी से बेहद खुश लग रहे हैं। मालगुड़ी में किसी शादी समारोह पर 5,000 रुपए खर्च होना उन दिनों बड़ी बात थी। वक्त बहुत कम था। शादी की तैयारियों में रामानुजम का साथ देने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए थनप्पा जी जान से उनकी मदद में लगा हुआ था। काम खत्म करके वो पूरा वक्त शादी के इंतजाम में लगा रहता था। उसने डाक बांटने के वक्त अब लोगों से बातचीत करना भी कम कर दिया था। किसी भी घर पर रुकता नहीं था। बाहर से आवाज लगाता, लेटर सर, दूर से ही घरों में चिट्ठी डालता और आगे बढ़ जाता। कोई आवाज लगाकर पूछता कि बात क्या है, इतनी जल्दी में क्यों हो, तो कहता, अभी मुझे जाने दीजिए, मैं 20 मई के बाद आराम से बैठकर आपको सब बताऊंगा। इधर रामानुजम भी बेहद तनाव में थे। शादी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, चिंता के मारे उनके हाथ पैर कांपने लगे थे। ऐसे में थनप्पा उन्हें समझाता, चिंता मत कीजिए सर, सब ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। भगवान की कृपा से आपने उन्हें वो सब दे दिया है जो वे चाहते थे। कैश हो, सामान या मान सम्मान के मुताबिक इंतजाम, और फिर वे भी अच्छे लोग हैं सर। तब रामानुजम अपनी चिंता जताते, वो बात नहीं है, दिक्कत ये है कि ये इस साल शादी की आखिरी तारीख है। अगर कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो सब किए धरे पर पानी फिर जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद लड़का 3 साल के लिए बाहर चला जाएगा। फिर मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी इतने लंबे वक्त तक शादी के लिए इंतजार करता रहेगा। और फिर शादी के दिन मुहूर्त के 4 घंटे बाद चारों तरफ चहल पहल और बाकी सज धज लकदक परिधानों में बने ठने लोग, फूलों के साथ चंदन की खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी।
हवन की वेदी का पवित्र धुआं भी माहौल में अपना असर घोल रहा था। इस सब के बीच पंडाल के नीचे रखी गई खास कुर्सी पर दिल्ली का एक स्मार्ट सजीला नौजवान दूल्हा बना बैठा था। कुछ लोग दूल्हे के इर्द गिर्द बैठे उससे बातें कर रहे थे। तभी थनप्पा पत्रों के एक बंडल के साथ सामने प्रकट हुआ। उसे देखकर कुछ नई उम्र के लड़के उसकी ओर लपके और बोले, पोस्टमैन, चिट्ठियां लाए हो? लाओ, हमें दे दो। लेकिन थनप्पा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वापस जाओ, मुझे पता है ये लिफाफे किसे देने हैं। इसके बाद वो आगे बढ़कर दूल्हे के पास पहुंच गया। बड़े अदब के साथ उसके हाथ में सभी लिफाफे थमाते हुए बोला, मुझे यकीन है सर कि ये सभी ग्रीटिंग आपके शुभचिंतकों ने आपको बधाई और आशीर्वाद के साथ भेजे हैं। इसमें मेरी ओर से भी एक बधाई पत्र है। आप इन सभी पर एक निगाह जरूर डालिए। वो ये काम करते हुए बड़ा फक्र महसूस कर रहा था। दूल्हे ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, शुक्रिया। इस पर तुरंत ही थनप्पा ने अपनी बातें आगे बढ़ाई। हम सब आपको इस घर में दूल्हे के रूप में पाकर बेहद फक्र महसूस कर रहे हैं। मैं कामाक्षी को बचपन से जानता हूँ, तब से जबकि वो महज एक दिन की बच्ची थी। मैं हमेशा से जानता था कि उसे आपके जैसा ही योग्य पति मिलेगा। इतनी बात कहकर उसने बड़े अदब से दूल्हे को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और वहां से चला गया दूसरे घरों में डाक बांटने के लिए और किचन में टिफिन व कॉफी के साथ खुद को तरोताजा करने के लिए। शादी के 10 दिन बाद थनप्पा ने एक अदद मुस्कान के साथ दरवाजा खटखटाया और कामाक्षी के हाथों में उसकी पहली चिट्ठी सौंपी। बोला, वाह, लिफाफे से क्या शानदार खुशबू आ रही है। मुझे तो ये महक तब से आ रही है जब ये लिफाफा 3 स्टेशन पहले डाक गाड़ी में ही था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे सैकड़ों लिफाफे बांटे हैं। लो इसे, और याद रखना, जब तक उसकी 10वीं चिट्ठी आएगी ना, वो तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार कर चुका होगा और तुम भी उसके साथ पंछी की तरह फुर हो जाओगी। फिर हम सबको भूल जाओगी। ये थनप्पा, ये गली, सब कुछ है ना। ये सुनते ही कामाक्षी लाज के मारे पानी पानी हो गई। झट से उसने थनप्पा के हाथ से लिफाफा छीन लिया और भीतर की तरफ दौड़ गई। पीछे से थनप्पा ऊंची आवाज में बोला, चिंता मत करो, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि पत्र में क्या लिखा है। फिर एक छुट्टी के दिन थनप्पा को यकीन था कि आज रामानुजम घर पर ही होंगे। वो उनके घर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया और उनके हाथ में एक कार्ड रख दिया। देखते ही रामानुजम के मुंह से आह निकल गई। बुरी खबर है, सलेम में रहने वाले मेरे चाचा बेहद बीमार हैं। वे चाहते हैं कि मैं तुरंत उनके पास पहुंच जाऊं। मुझे निकलना होगा, उन्होंने बताया। बड़ा दुख हुआ ये जानकर सर, थनप्पा बोला और एक लिफाफा रामानुजम के हाथ में रख दिया। बताया, ये टेलीग्राम भी है सर। टेलीग्राम सुनते ही रामानुजम चीख पड़े और जैसे ही टेलीग्राम पर नजर डाली, उनका डर सही साबित हुआ। वे तो नहीं रहे। वे वहीं दरवाजे के बाहर बने चबूतरे पर बैठ गए। अपने चाचा की मौत की खबर पढ़कर उन्हें गहरा सदमा लगा था। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उनकी दशा देखकर बगल में खड़ा थनप्पा भी बेहद दुखी था। इसी बीच रामानुजम ने खुद को संभाला और भीतर जाने लगे, लेकिन तभी थनप्पा ने पीछे से टोक दिया, 1 मिनट सर, मुझे आपके सामने अपनी गलती माननी है। आप प्लीज कार्ड पर छपी तारीख देखिए, 19 मई, मतलब 15 दिन पहले की ये चिट्ठी है। जी सर। और उसके ठीक 1 दिन बाद ही टेलीग्राम भी आ गया था। उस दिन आपकी बेटी की शादी थी। इस खबर को पढ़कर मुझे बेहद दुख हुआ था, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि जो हुआ सो हो गया और इसे अपने पास ही रख लिया। मुझे डर था कि इसे आपको देने से शादी में अड़ंगा पड़ सकता है। रामानुजम ये सुनते ही थनप्पा पर फट पड़े। वे जब मर रहे थे तो क्या मैं शादी की परवाह करता, या मुझे करनी भी चाहिए थी? कभी नहीं। थनप्पा उनके सामने सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। फिर धीरे से बोला, मैंने गंभीर अपराध किया है। आप चाहें तो मेरी शिकायत कर सकते हैं। वे मुझे नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। इतना कहकर वो मुड़ा और धड़धड़ाते हुए सीढ़ियां उतरकर अपने राउंड पर जाने लगा। तभी पीछे से रामानुजम ने उसे आवाज दी, पोस्टमैन। थनप्पा ने पलट कर देखा। रामानुजम रो रहे थे। भर्राए गले से वो बोले, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुमने ऐसा काम किया। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं सर, थनप्पा ने जवाब दिया और देखते ही देखते गली में गायब हो गया।
सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियाँ। कहानियाँ आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियाँ।